हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन टॉप 20 एमसीक्यूज के साथ, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज शुरू करते हैं 168 प्रश्न नंबर से। 168 प्रश्न नंबर क्या है? एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कि एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसमें आपका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा, शून्य होगा। और यहाँ पे अंतिम वेग क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो a जो त्वरण है आपका, एक्सेलरेशन है 9.8 दिया हुआ है, और समय जो है आपका टी जिससे प्रदर्शित करते हैं 3 सेकंड दिया हुआ है। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ऑप्शन ए है आपके सामने 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 9.6 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 29.4 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी है 39.3 मीटर प्रति सेकंड। बताइए, कैलकुलेशन करके देखना। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 29 पॉइंट मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 169 प्रश्न नंबर पर दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इससे जो पहले प्रश्न है दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां पे देख सकते हैं। चलिए 169वां क्या है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित जी का मान दिया है यहाँ पे 10 सेकंड मीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने 100/6 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 60 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 100 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 600 किलोग्राम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो अपनी कंफ्यूजन में, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताएंगे कि 100/6 किलोग्राम होगा, जो कि दोस्तों एक तरीके से बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब कहोगे क्यों गलत हो जाएगा दोस्तों, तो इसका रीजन जान लीजिए कि जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, कोई भी वस्तु का, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, वो बदलता नहीं है, मतलब वो परिवर्तित नहीं होता है, वही रहता है वस्तु का द्रव्यमान। बदलता क्या है दोस्तों, अगर बात करें तो बदलता क्या है, बाहर बदलता है दोस्तों। ठीक है, जैसे आपका पृथ्वी पर आप मान लीजिए 100 किलोग्राम के हैं, ठीक है, आपका द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक है। यदि आपका जो क्या है, मास जो है, अंग्रेजी में मास कहते हैं, जो आपका मास है वो क्या है, आप यदि जैसे चंद्रमा पे जाएंगे तो वो मास तो वही रहेगा, आपका जो द्रव्यमान है वही रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है। तो फिर बदलता क्या है दोस्तों, तो बाहर बदलता है। अब बाहर क्या होता है दोस्तों, एक तरीके से एक बल होता है बाहर, जिसको वेट कहते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ ए। तो बाहर क्या होता है, मतलब एम ए सॉरी, तो बाहर होता है वेट, तो वो अपने स्थान के अनुसार दोस्तों वहाँ बदल जाता है, क्योंकि ये निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण पर। जहाँ कम गुरुत्वाकर्षण लगेगा, ठीक है, तो वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो बाहर में जो हमें परिवर्तन वो दिखाई देता है। तो यदि यहाँ पे बाहर की बात होती तो वो तो जाहिर सी बात है, 100/6 हो जाता है, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पे जाके बाहर किसी वस्तु का। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव्यमान की बात हुई है, तो द्रव्यमान दोस्तों वही रहता है। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो वो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान क्या होगा, 100 किलोग्राम ही होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 170वां प्रश्न क्या है दोस्तों, बताइए इसको जल्दी से, इसका आंसर पढ़ के, कि पावर शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, क्या है, पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। किसके समतुल्य होता है ये, ऑप्शन ए है किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर की घात -2 सेकंड की घात -2, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात -3, इनमें से कोई नहीं बताना है। इसका राइट आंसर आप क्या होगा, तो ये समतुल्य होता है दोस्तों, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। ठीक है, ये इसके समतुल्य होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 171वां प्रश्न देखते हैं। बाहरहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती के ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा, अधिक लंबा हो जाएगा, अधिक छोटा हो जाएगा, गोलाकार रहेगा, वही रहेगा, क्या हो जाएगा। देखिए बहुत
इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, कि बाहरीहीनता की अवस्था में जो है एक मोमबत्ती की जो ज्वाला है, वो जल रही है मोमबत्ती, उसका आकार क्या हो जाएगा बाहरीनता की अवस्था में? तो आप कहेंगे सर वही रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 172वां प्रश्न। दोस्तों एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, बस आपको करना क्या है, वीडियो को बिना स्किप के अच्छे से देखना है दोस्तों, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम है, खासकर रेलवे की, जिसमें सामान्य विज्ञान अलग से पूछा जाता है दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिलेगा, हमारे इन वीडियोस से। और जितने भी आने वाले एग्जाम में उनमें सामान्य विज्ञान पूछा ही जाता है, तो आप यहाँ पे दोस्तों उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस करके दोस्तों यदि आप एग्जाम में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम को क्लियर करने में असमर्थ रहते हैं। तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्तों। चलिए 172 का देखते हैं क्या है। 172वां प्रश्न है, एक कस किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, कारण क्या है? एक कस किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल जो है वो अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, तरल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है। ऑप्शन बी, तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है। ऑप्शन सी, तरल का प्रस्तुनाव जल की अपेक्षा कम है। ऑप्शन डी, तरल का प्रस्तुनाव जल की अपेक्षा अधिक है। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। थोड़ा दोस्तों गला खराब है मेरा, कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस सेशन जारी रखेंगे, थोड़ी आवाज में मोटापन आ सकता है। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, कि तरल का जो प्रस्तुनाव होता है वो जल की अपेक्षा अधिक होता है। ये आप बात ध्यान रखना, ठीक है। यही कारण होता है कि तरल जो अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है बजाय जल की, ठीक है। 173वां प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तो एकमात्र कारण नहीं है, ठीक है। मतलब इनमें से चार ऑप्शन है आपके सामने, एक बताना है कि एकमात्र कारण नहीं है, मतलब केवल केशिकातुक का ही कारण नहीं है, और भी कारण होते हैं उस चीज के लिए, जैसे स्याही का सोखना, तो ये तो एकमात्र कारण है केशिकातुक का। भूमिगत जल ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पे जल की बूंद का फैलना, ये क्या है, सब एकमात्र कारण है। लेकिन पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये केवल केशिकातुक का एकमात्र कारण नहीं है, अन्य कारण भी यहाँ होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, आप याद रखेंगे। चलिए 174वां प्रश्न देखते हैं क्या है, कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, गुरुत्वाकर्षण के? तो ऑप्शन ए आपके सामने न्यूटन है, ऑप्शन बी गैलीलियो है, ऑप्शन सी कोपरनिकस है, ऑप्शन डी आइंस्टीन है। बताइए जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो कहेंगे आप सर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, न्यूटन ने किया है, ठीक है। चलिए 175वां प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों जाहिर सी बात है, जितने प्रश्न हमने लिए हैं ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए यहाँ से प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो और ज्यादा बेहतर हो रही हैं, जो आपने पढ़ा है वो और ज्यादा बेहतर हो रहा है, और आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होगा कि हाँ मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ठीक है। आपसे पूछा है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता किंतु विनाश हो सकता है। ऑप्शन डी है, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यदि आपने ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत जो नियम ये मतलब पढ़ा होगा, तो उसमें कहा गया है कि ऊर्जा जो होती है, आपकी जो एनर्जी होती है, उसको न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब उसका ना तो विनाश किया जा सकता है और न ही उसका सृजन किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उसको सृजन किया जा सकता है, बस उसको क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है, ये कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, कि ना तो ऊर्जा को सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, बस यही नियम है।
ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट दोस्तों यदि आपका क्लियर है तो प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। 176वां प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग समझ रहे हो आप, क्या होता है पलायन वेग। दोस्तों पलायन वेग उस न्यूनतम वेग को कहते हैं, ठीक है। न्यूनतम वेग क्या होता है कि मान लीजिए पृथ्वी है और यदि हमें किसी पिंड को इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजते हैं, ठीक है, तो बाहर किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजने के लिए जो न्यूनतम वेग की लगता है उसको ही क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। ताकि कोई पिंड है उसको उस वेग से न्यूनतम वेग से ऊपर भेजे, मतलब छोड़े, मतलब जो कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चला जाए और कभी पृथ्वी पर वापस लौट के ना आए, उस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग यहाँ कितना होता है आपको आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए है 15 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 21.1 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। समझ रहे हो कितना वेग है, मतलब न्यूनतम वेग है ये भी कि एक सेकंड में जो है वो पिंड जो है 11.2 किलोमीटर पहुंच जाएगा। समझ रहे हो इतनी गति से जब आप भेजोगे किसी चीज को तो वो क्या है, पृथ्वी की जो वो है गुरुत्वाकर्षण उससे बाहर चला जाएगा, ठीक है। 177वां प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न क्या है। 177वां प्रश्न है जो कि हमने थंबनेल में भी ये वहां पे लिखा था अपने थंबनेल में कि पास्कल इकाई है, आपको बताना है, बहुत बार पूछा गया है। 177वां प्रश्न, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमापी की। तो बताइए क्या है। तो आप कहेंगे सर पास्कल इकाई है दाब की, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 178वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके बराबर है। ऑप्शन ए है 0.1 बार के, ऑप्शन बी है 1.0 बार के, ऑप्शन सी है 10.0 बार के, ऑप्शन डी है 100.0 बार के। बताइए किसके समतुल्य होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर 0.1 बार के समान है, ठीक है, समतुल्य है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये सीरीज चलती रहेगी जब तक एग्जाम आपका हो नहीं जाता और जब तक हम यहाँ पे पूरा सामान्य विज्ञान को कंप्लीट नहीं कर लेते, ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी। तो चैनल पर बने रहें। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, 179वां प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन ए है जल की शुद्धता, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी है जल का बहाव, ऑप्शन डी है जल की मात्रा। तो आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी जल का बहाव, ठीक है। दोस्तों आप क्या है, कमेंट भी करते रहिएगा, जो आपको लगेगा ये सही है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी एक्चुअल में प्रैक्टिस होगी, ठीक है। और यदि आपसे गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत होने के लिए तो प्रैक्टिस की जाती है कि गलत हो यहाँ हो, एग्जाम में नहीं हो। जितना भी गलती हमसे होती हैं वो प्रैक्टिस के दौरान हो, ठीक है। एग्जाम में वो गलतियां नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब वहां भी तुमने गलत कर दिया तो क्या होगा, प्रैक्टिस का यही तो फायदा है। मान लीजिए जैसे आपसे पास्कल इकाई है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, और आप घर प्रैक्टिस करके गए नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस करके नहीं गए। प्रैक्टिस का मैं फायदा बता रहा हूँ क्या है। यही प्रश्न एग्जाम में आ गया है कि पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमापी की, ठीक है, और आप प्रैक्टिस करके गए नहीं और गलती से आप भूल गए इसको। मान लीजिए तुम्हें याद है लेकिन भूल गए और वहां तुम वर्षा की से लगाई जाए, ठीक है। तो आप क्या होगा, अरे मुझे मैं तो सही करके आया, लेकिन जब घर आके मिलाओगे तो क्या होगा, अरे ये तो गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया ये तो इसलिए जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे घर से, ठीक है, प्रैक्टिस करके यदि जब घर से आप जाओगे तो जो प्रैक्टिस में दौरान जो वो होगा वो गलत होगा। लेकिन जब उसे आप देख लोगे एक बार प्रैक्टिस करके, अच्छा ये तो इसका तो ये था, तो तुम्हें एक सन अच्छे से याद रहेगा वो, ठीक है। तो आपका वो क्या होगा, जो एग्जाम में गलत होने वाला था वो पहले ही गलत हो गया, अब एग्जाम में सही होगा, ठीक है। प्रैक्टिस
इस वजह से दोस्तों की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 180वां प्रश्न देखते हैं। किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए है पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो दोस्तों किसी पिंड का भार जो है, देखो पहला है पृथ्वी पर सब जगह समान होता है, गलत बात है। समान नहीं होता सब जगह किसी पिंड का भार। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी पिंड का भार, ऑप्शन बी है कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये बात सही है यहाँ पे। ठीक है, कि कोई पिंड है उसका सर्वाधिक भार जो होता है वो ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 181वां प्रश्न आपके सामने है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, देखिए कोई वस्तु है उसको पृथ्वी से कहाँ ले जाया जा रहा है, चंद्रमा पर ले जाया जा रहा है, तो उसका क्या होगा बताना है आपको। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाता है, ऑप्शन सी है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी है वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। बताइए क्या होता है दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न हमारे इस वीडियो का यही था, इस पे हमने चर्चा की थी बहुत अच्छे से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने बताया था जो द्रव्यमान और भार के बारे में मैंने चर्चा की थी कि द्रव्यमान दोस्तों बदलता नहीं है, लेकिन जो भार है वो बदल जाता है। ठीक है, तो जब आप किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जा रहे हो तो क्या होता है, कोई भी चीजें जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका जो भार है उसमें 1/6 हो जाता हो। ठीक है, एक बटे अपने भार का 1/6 हो जाता है। तो क्या होता है, घट जाता है, मतलब कहने का मतलब, तो उसका भार घट जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 182वां प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको क्या होगा, एक सूची दे देगा किसी भी चीज की, और फिर आपको नीचे कोड देगा कि उसमें आंसर बताइए सूची को मिला के क्या होगा। तो एक तरफ आपकी राशि है, एक तरफ मात्रक है, विद्युत बल है, विद्युत आवेश है, विद्युत विभव है, विद्युत धारिता है। और इसके मात्रक आपको देखना है। तो विद्युत बल का मात्रक क्या होता है आपको बताएंगे, बल सीधी सी बात है न्यूटन होगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है आपको बताना है, तो आवेश का मात्रक दोस्तों कूलाम होता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, और विद्युत धारिता का मात्रक दोस्तों फैराड होता है। ठीक है, तो ये जो जब आपने मिलान कर लिया तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कूट कौन सा सही है। तो ए का क्या लगाया था आपने, ए का लगाया था आपने 2, तो ए का दूसरा यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी का आपने क्या लगाया था, बी का 3 लगाया था, मतलब बी का 3 क्या है, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, अभी देखो देखो सेम सेम चल रहे हैं, देखो अब भी। हाँ ठीक है, तो गलती नहीं करनी, अच्छे से देखना है। सी का क्या था आपके अनुसार, ये विद्युत विभव का मात्रक क्या था, वोल्ट होता है। तो सी का फर्स्ट, यहाँ पे देखो सी का फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। और बाकी जो ये है ये तो दोस्तों ऑलरेडी गलत हो गए। ठीक है, बाकी तो ये ऑलरेडी गलत हो गए, यहीं पहले उस पे ही गलत हो गए। ठीक है, तो आपका जो कंपटीशन था वो 2 था, 2 से था, वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे सी तक आते आते तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन बी हो जाएगा। और मिला लेते हैं एक बार कि डी का क्या है 4, और डी का आपके अनुसार भी क्या था 4 था। ठीक है, इस तरीके से भी दोस्तों यदि आप चाहें ना, अब यदि आपको 50-50 कुछ चीजें याद है, मतलब आधा याद है आधा याद नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आप सही कर सकते हैं अपना थोड़ा दिमाग को लगाकर चीज़ों को देखते हुए कि अच्छा ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं इस तरीके से भी चीज़ों को लेके चलें, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आपके लिए कामगर साबित होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 183वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। क्या है 183वां प्रश्न कि एक भू-स्थिर, ठीक है? एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, ठीक है? एक भू-स्थिर उपग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी की कक्षा, तो ये मतलब ये भू-स्थिर उपग्रह है जो भूमि से स्थिर किया गया है, मतलब पृथ्वी से छोड़ा गया है।
उसको भू-स्थिर उपग्रह कहते हैं। और ये अपनी कक्षा में क्या है, निरंतर गति कर रहा है, ठीक है? निरंतर गति कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, ठीक है? क्या होता है? अपकेंद्र बल लगाता है ये, बल के प्रभाव से होता है। लेकिन ये अपकेंद्र बल इसको प्राप्त कैसे होता है? ये आपसे पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने कि उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से। ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन सी है सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन डी है उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। बताइए, जो अपकेंद्र बल है ये का जो प्रभाव है वो किससे प्राप्त होता है? तो सर आप कहेंगे कि ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से ये इसको प्राप्त होता है, ठीक है? भूमि स्थिर उपग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 184वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, आपको बताना है। जो स्वचालित कलाई घड़ियां होती हैं, आपने देखे होंगे कभी, तो उसमें जो ऊर्जा है वो मिलती है कहाँ से? करचल ऐंठन से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, यूपीपीसीएस में ये दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पे ये प्रश्न दोस्तों बार बार बनते हैं, ऐसे प्रश्न। तो एक भी प्रश्न दोस्तों बिना स्किप किए आप, मतलब आपने स्किप कर दिया तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए आज आपने एग्जाम की दृष्टि से आपने वहां गलती कर दी है, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा कि हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। चलिए अगला प्रश्न, 185वां प्रश्न क्या है, देखेंगे इसको। अच्छे से प्रश्न को दोस्तों एक बार पढ़ना चाहिए कि जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, आपने देखा होगा जो पहले पुराने वो होते थे, अब तो गांव में बचे हैं सिर्फ। क्या होता था कि जो कुओं से पानी पिया जाता था पहले, नल वगैरह, नलकूप वगैरह नहीं होता था, या तो नदियाँ होती थी या कुएँ होते थे, ठीक है? तो उनमें क्या होता था, एक यहाँ पे घिरनी लगी होती थी और उसमें एक बाल्टी वगैरह कुछ ऐसा बाँध दिया होता था, जिससे पानी को ऊपर लाया जाता था। तो इस यही पूछ रहा है कि जब कुएँ से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें क्या महसूस होता है? तो ऑप्शन ए है आपके सामने, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, बाल्टी की बात हो रही है। ऑप्शन बी, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। ऑप्शन सी, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। ऑप्शन डी, पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी चीज है, जब यदि आप उसे पानी में खींचेंगे, मतलब बाल्टी वगैरह मान लीजिए, पानी में यदि आप खींच रहे हैं तो वो हल्की महसूस होगी। लेकिन जैसे ही पानी की वो सतह पर आएगी, ठीक है, ठीक है, पानी की सतह से जैसे ही वो ऊपर आएगी तो क्या होगा, उसमें उसका जो वजन है, मतलब उसका जो भार है, वो कहीं ना कहीं आपको भारी प्रतीत होगा, ठीक है? तो वो क्या, पानी की सतह के ऊपर भारी हो गई है, ये महसूस होगा आपको। और ये होता है, आप करके देखना कि कोई भी चीज है आप उसे पानी में उठा के देखना और पानी से बाहर उठा के देखना, तो पानी से बाहर आपको जो है बाहर अधिक होगा और पानी के अंदर हल्की महसूस होगी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 186वां प्रश्न देखते हैं दोस्त। भारहीनता होती है, ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण, जो गुरुत्वाकर्षण घटता है। ऑप्शन सी, निर्वात की स्थिति में। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 187 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ये आपसे पूछा है। रबड़ है, गीली मिट्टी है, स्टील है, प्लास्टिक है। बताइए सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है निम्नलिखित में से, इन चारों में से? तो आप कहेंगे सर स्टील, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। 188वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। देखिए फिर से वही प्रश्न रिपीट किया गया है यहाँ पे। एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है। इसका कमेंट करके मैंने एक बार पहले ही आपको बता दिया है आंसर, तो आपको इसका कमेंट करके इसका आंसर देना है दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 189वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा, आपको बताना है कि जो घड़ी होती है, घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा कि घड़ी के स्प्रिंग में जो भंडारित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 190वां प्रश्न देखते हैं। कक्षा में अंतरिक्ष यान में बाहरीहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं। ऑप्शन डी कक्षा में निरंतर अंतरिक्ष यान की ऊर्जा का न होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी टॉप 20 एमसीक्यूज। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें। और हाँ दोस्तों, आज 26 जनवरी है, अच्छे से इसको मनाएं, सेलिब्रेट करें अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।